उन प्रेमाश्री रचनाकारों को जिनका योगदान इस शाखा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। हम लगातार इन वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं और आज हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी रचनाकारों में एक शीर्ष नाम, जिनके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। 16वीं शताब्दी, जायसी जी का जो काल है, मलिक मोहम्मद जायसी। नागमती वियोगखंड फर्स्ट ईयर वालों का है इसमें से टॉपिक, और ये टॉपिक जितने भी हिंदी साहित्य के एग्जाम है उनके अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 16वीं शताब्दी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। जायसी हिंदी के सूफी काव्य परंपरा के साधकों, साधना करने वाले साधक हैं, साधकों एवं कवियों के सिरमौर है। सिर यानी माथा, मोर का मतलब था मोड़ नहीं होता है ना। रज्जब ने गजब की और सिर पर बांधियो मोर, मोड़ जिसको राजस्थानी बोलते हैं वो सिरमौर है, नहीं शीर्ष पर। ये अमेठी है ना, ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जायस प्रदेश के, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायसी। जैसे ऐसे ऐसे कोई नाम होते हैं, उनके पीछे वो निकनेम करके अपना नाम बना लेते हैं। जैसे फिराक गोरखपुरी, आपने सुना होगा, फिराक गोरखपुरी है ना। ये अपने क्षेत्र विशेष के लिए वो नाम लिख लेते हैं पीछे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मेहदी के शिष्य थे। ये वाला शेख मोहिदी के शिष्य थे, महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। अमेठी यूपी में आया हुआ है ना। एक भाई साहब वहां से खड़े हुए थे, ठीक है। तो ठीक है, अपन राजनीति की वैसे बात नहीं करेंगे। एक भाई साहब हुए थे तो बड़ी मुश्किल से, ठीक है, छोड़िए उसको। इनकी तीन रचनाएं उपलब्ध हैं। एक तो है अखरावट, एक है आखिरी कलाम, और एक है पद्मावत। ये बड़ी महत्वपूर्ण है ना। भाई साहब हमारी घूमर 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 गीत, वो इसके ऊपर एक फिल्म बनी, उसके ऊपर बना। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। क्या है? कयामत का वर्णन, ठीक है। अखरावट में अक्षर ज्ञान है। क्या है मित्रों? अक्षर ज्ञान। तो शाखाओं आगे देखते हैं। कहते हैं कि नवोपलब्ध, नवधन उपलब्ध, नवधन उपलब्ध, इसमें आ जाएगी गुण संधि। नवोपलब्ध काव्य कन्हावत भी इनकी रचना है। तो एक तो अखरावट हो गई, एक आखिरी कलाम, और तीसरी पद्मावत। साथ में कहते हैं कि कन्हावत भी इन्हीं की रचना है, किंतु कहावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता। प्रामाणिक होगा, प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर चौपाइयों में सैद्धांतिक बातें कही गई है। देखो बड़ा महत्वपूर्ण ये चीज है ना, कि अखरावट में किसका वर्णन है। प्रश्न बन सकता है कि अखरावट में किसका वर्णन किया गया है। तो अखरावट में देवनागरी वर्णमाला की एक एक अक्षर को बारीकी से उसके ऊपर चौपाई लिख करके उसको पेश किया गया है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। किसका वर्णन है? कयामत का। किस पुस्तक में, किस रचना में? आखिरी कलाम में। कवि के यश का आधार है पद्मावत, और जायसी जी को जो यश मिला, जो कीर्ति मिली, जो वैभव मिला, उसका पूरा का पूरा आधार है पद्मावत। इसकी रचना 1520 ईस्वी में 927 हिजरी संवत के आसपास की थी। यानी पद्मावत का जो रचना काल है 1520 है। कई जगह जैसे आप किताबें पढ़े थे, कहीं पर 1540 भी आता है, पर जब ये गवर्नमेंट की बुक अगर 1520 मान रही है तो अपने को 1520 ही मानना पड़ेगा। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचनाकाल 1547 ईस्वी मानने के पक्ष में भी है ना। कोई 40, कोई 47, कोई, पर 1520 इसको मान लेते हैं, क्योंकि अपने पास में प्रूफ है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं ये सरकारी किताबों का हिस्सा है। सन 927 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, कि मैं इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। ये अपनी बात इसमें कही है। इसके विषय में शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि जायसी की अक्षय कीर्ति, अक्षय का मतलब था जो कभी क्षय नहीं हो, जो भी खत्म नहीं हो। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत। ये किसने कहा? शुक्ल जी ने। जिसके पढ़ने से प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, यानी दर्द से भरा हुआ था ना। प्रेम का दर्द था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में
दोनों और उसकी गूढ़ता, गहराई, गंभीरता, सीरियसपन और सरसता विलक्षण दिखाई देती है, ऐसा इन्होंने लिखा। तो ये नेट, जेआरएफ या फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए महत्वपूर्ण है कि ये पक्ष जायसी के संबंध में किसने कहा, तो ये आ जाएगा आचार्य शुक्ल में। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है ये? प्रबंध। विशद यानी गहरा, बढ़िया, उपयोगी, जो भी कह सकते हैं। इसमें प्रेम की पीर की व्यंजना बताई गई है। प्रेम क्या है, प्रेम का दर्द क्या है। ये दोहा चौपाई में निबद्ध मसनबी शैली में, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो दोहा और चौपाई में लिखा गया, दूसरी बार है मसनबी, इसकी शैली हो जाएगी मसनबी शैली, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों, साहेब वक्त, शेर शाह सूरी और समसामयिक गुरु एवं पीरों की वंदना की है। तो इसमें शेर शाह सूरी का नाम भी आता है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद एवं उदात्त है, अच्छी है, ठीक है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक, विधन आपक संधि, दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। जो नजर है वो पैनी है और दूसरी बात है वो बड़ी बड़ी नजर से देखना है, ठीक है। और परस्पर विरोध को देखने वाली है, विरोध को आंकने वाली है, मार्ग करने वाली है जीवन और जगत को। कवि अल्लाह को इस विविधतामय सृष्टि का कर्ता कहता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला अल्लाह है। ऐसा कौन कह रहे हैं? जायसी जी। विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिगणन करता है, फिर उनमें परस्पर विरोध देखता है कि जितनी भी स्थितियां उनके बीच में कहीं न कोई विरोध है। किन्हैसी नाग मुखी विषबसा, किन्हैसी मंत्र हरह जहि दसा, किन्हैसी अमीय जियन जई पाए, किन्हैसी विष्णु मिछुते खाए, किन्हैसी अखी मिठी रस भारी, किन्हैसी करई बेली बहु करी। उपयुक्त पंक्तियों में जायसी वस्तुओं का परस्पर विरोध देख दिखा रहे हैं ना, कि इनमें विरोध किस प्रकार से है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। समाज में किस प्रकार की विषमताएं हैं, उन विषमता के ऊपर भी जायसी जी अपना पक्ष रखते हैं और अपनी रचना में लिखते हैं कि किन्हैसी कोई भिखारी कहीं धनी, क्यों कोई भिखारी है और क्यों कोई धनिक है, इनके बीच में विषमता क्यों है, भेद क्यों है। किन्हैसी संपत्ति विपत्ति पुण्य धनी, काहू भोग भुगति सुख सारा, कहा काहू भूख भवन दुखदारा। कहीं पर भी आदमी भूखा सो रहा है, कहीं पर सुखी है, इस प्रकार से किया है। जायसी इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते थे। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के राजा है ना, इस कथा का आधार क्या है? चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है। 20 नंबर का अगर प्रश्न बनता है कॉलेज विद्यार्थियों के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। बड़े कौशल का मतलब स्किल से, बड़े ढंग से कल्पना को और इतिहास को दोनों को अपने दिमाग से संजोकर अपनी रचना में लिखा। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है, जो आपने देखा होगा 14वीं शताब्दी में हुई। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर, और आपके फर्स्ट ईयर में तो आया है ना नागमती का वीर्य वर्णन, वही तो पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। कौन करता है? राघव चेतन। अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरता पूर्वक रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। अब देखो, कहीं पर तो अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र है कि उनके द्वारा मारा गया, कहीं पर जिक्र किया गया है कि देवपाल द्वारा मारे गए। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसकी राख मिलती है। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक, अधिकारधनिक, आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत सुंदर जतन से बांधा है, बहुत तरीके से और व्यवस्थित रूप से उसको बांध के पेश किया है। पद्मावत आद्यंत, आदि धन अंत, आदि धन अंत, आद्यंत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन शुक यानी हीरामन तोता, हीरामन शुक से शुक शुरू में कहता है, मानुष प्रेम भयु बैकुंठी नाहित कहा छार भरी मुठी। रचना के अंत में ये छार भरी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है
राख ही मिलती है। छार उठाई लीनी एक मुट्ठी, दिनी उड़ाई पीरिथ में झूठी, और उस मुट्ठी को, राख को मुट्ठी में भर करके वो उड़ा देता है। कवि ने कौशल से मार्मिक व्यंजना की है जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसे के लिए मुट्ठी भर धूल। पारस का मतलब होता है लोहा, पारस परस से शोभी कंचन होए, है ना। लोहे को अगर पारस के स्पर्श में किया जावे तो जो लोहा होता है वो सोना बन जाता है, तो वो अलाउद्दीन के लिए मुट्ठी भर धूल कैसे है। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों को कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। यानी पद्मावत की जो स्टोरी है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसको बांध करके लिखा गया है, उसको मजबूती प्रदान की गई है। पद्मावत में नगर वर्णन, षड ऋतु वर्णन, 12 मासा, नख शिख वर्णन, नख इन नाखून से लगाकर शिख नीचे शिखा तक पूरा का पूरा वर्णन करना केवल रूढ़ी पालन के रूप में नहीं मिलता है। रूढ़ी पालन का मतलब अन्य कवियों ने तो इसलिए किया कि वो एक परिपाटी में चले आ रहे थे, ऐसा करना जरूरी था, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है। प्रकृति को प्रतीकात्मक का मतलब तो दोहरा प्रतीक के रूप में, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नक्शिक वर्णन की विशेषता यह है कि वह माछल होते हुए भी मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता। माछल का मतलब होता है ना, मतलब कई बार रीतिकाल में आप देखोगे नारी के शरीर का वर्णन किया गया है ना, नारी की आंखों का वर्णन, उनकी जांघों का वर्णन, उनके नितंबों का वर्णन, उसके उरोज का वर्णन, वो वाला वर्णन है। पर यहाँ पर वो मांसल तो है, परंतु फिर भी मनुष्य की जो पार्श्विक पशुधन पशुता के संबंधित वैसी जो वृत्तियां हैं उसको उत्तेजित नहीं करता। इसका वर्णन किसका? पद्मावती का। बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है, एक रहस्य की ओर ले जाता है, उसके व्यक्ति के अंदर काम को पैदा नहीं करता। पद्मावत का नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। अति धन अंत क्या हो जाएगा? अति धन अंत। कौन सी संधि? यण संधि। अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता। मध्यकालीन में भारतीय नारी किस प्रकार से विवश थी उसका आधार है। एक और नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। उस समय नारी पूर्ण आत्मसमर्पण करती थी और वहीं पुरुष उसकी उपेक्षा करता था, इग्नोर कर देना किसी को, है ना, वो वाला। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भावभूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है। 2 पत्नियां थी, नागपति की तो शादी हो चुकी थी, पटरानी थी, कौन? नागमती। और ये जो पद्मावती थी ये सिंहलदीप की राजकन्या थी, तो वहां पे शादी करने के लिए जा रहे थे, है ना, हीरामन तो थे कहने के आधार पर। और राघव चेतन था जिसको शैतान बताया गया है, इसके कारण वो लड़ाई हुई थी अलाउद्दीन और उनके बीच में। तो नागमती कितनी दुखी है, उसको, उसकी पीर को, उसकी दर्द को इस काव्य में उकेरा गया है। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वो मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का वह रूप है, राजभवन में रहने वाली का नहीं, है ना। कि भी सामान्य नारी उस समय मध्यकाल में किस प्रकार से दुखी थी उसका वर्णन नागमती को आधार बता करके किया गया है। पूर्व नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हा बिनु नहा मंदिर को चावा, बरी से मघा झकोरी झकोरी, मोरी दुई नैन छुए जैसे ओरी, है ना। नागमती अपने पति रतन सेन से कहती है कि हे रतन सेन, मुझे ये विरह इतना सता रहा है कि पूर्व नक्षत्र सिर ऊपर आवा, जो पूर्वा नक्षत्र है वो सिर के ऊपर आ चुका है, यानी वो भी आ चुका है, फिर भी आप मेरे पास में नहीं है। हाँ बिनु नहा मंदिर को छावा, तुम्हारे बिना इस मंदिर रूपी शरीर को छाया कैसे मिलेगी? इस मंदिर रूपी शरीर को छाया कैसे मिलेगी? क्योंकि बरिसे मगा जकोरी जकोरी, इस मगा नक्षत्र का जो बारिश है, जो बरसात है, जो पानी है, मुझे झकझोर करके रख दे रहा है। और मोर दुई नैन चुवे जैसे ओरी, और मेरी जो दोनों आंखें हैं उसमें से पानी इस प्रकार से निकल रहा है जैसे नाली में से कोई पानी निकल रहा है। ओरी का मतलब होता है नाली, है ना। आपने मोरी भी सुना होगा, मोरी का मतलब भी नाली होता है, यहाँ पे ओरी का मतलब भी नाली हो जाएगा। इस प्रकार से जकोरी जकोरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। कोई भी एक शब्द जिसका आशय, जिसका अर्थ एक ही निकलता हो और उसको बार बार
एक साथ प्रयोग किया जावे वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पर ऐसा शब्द जिसका अर्थ अलग अलग निकले और दो शब्दों को एक साथ जब प्रयोग किया जावे वहां पे यमक अलंकार होता है। जिस प्रकार से कनक कनक ते सौगुनी और मादकता अधिक है, तो कनक कनक में एक में सोना है और एक में धतूरा है, पर यहाँ पर झकोरी झकोरी में एक ही अर्थ निकलना है, झकझोर देना। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित हो जाता है। प्रत्यक्ष का हो जाएगा अप्रत्यक्ष, परोक्ष का हो जाएगा अप्रोक्ष। जैसे मानस रोधक खंड का ये वर्णन, मानस रोधक, देखो लौकिक का मतलब होता है संसार के संबंधित जो सत्ता है, जो वर्णन है। अलौकिक का मतलब हो जाएगा जो संसार से संबंधित नहीं है, जो दूसरी जगह का है, जो पार ब्रह्म का है, जो इस संसार से परे है। देखो बोतलें भी कह रही कि अपना टाइम आएगा, पता नहीं हमारा कब आएगा, ईश्वर जाने। आगे देखते हैं कि सरवर तीर पद्मनी आई, खोपी छोरी केस मुकुलाई, शशि मुख अंग मले गिरी बासा, नागिनी चपेली लिन सौ पाछा, कौने घटा परी जग छाहा, शशि के चरण लिन जन राहा। जैसे उसके चरण ने चंद्रमा के समान राह ले ली हो। ऐसे वर्णों से पद्मावत भरा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी कृत ग्रंथ। इस काव्य में पद्मनी परम सत्ता की प्रतीक है। दोस्तों महत्वपूर्ण है, मेरे विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, अभिभावकों, जो भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, वो इसका प्रतीक है। रतन सेन साधक का, और रतन सेन किसका प्रतीक है? साधना करने वाले व्यक्ति का। ध्यान रखना, रतन सेन साधक का प्रतीक है। ठीक है सर। और राघव चेतन शैतान का। ये तीनों ही आप लिख सकते हैं। इसमें परम सत्ता ईश्वर का जो प्रतीक है, परम सत्ता का प्रतीक तो पद्मनी है। साधक का जो प्रतीक है वो रतन सेन है, और शैतान का जो प्रतीक है वो राघव चेतन है। कथा लौकिक धरातल पर चलने के कारण लोकोत्तर, लोक से उत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। पद्मावत को कौन सा काव्य कहा जाता है? प्रतीकात्मक, है ना, कि प्रतीक के रूप में पेश आ रहा है। किंतु ये प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है, और इससे लौकिक कथा रूप में व्याघात नहीं पड़ता। व्याघात का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना, ऐसा नहीं है। मतलब पूरे काव्य में प्रतीकात्मकता नहीं है, सर्वत्र का मतलब पूरी जगह पे नहीं है, परंतु है, पर लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता है। इसमें बाधा किसी प्रकार की नहीं आ रही है। विधन आघात व्याघात। पद्मावत में हठ योग जो नाथों का होता है, हठ योग, कुंडलिनी योग, रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। जो नाथ और सिद्ध संप्रदाय के जो साधक करते थे वो चीजें इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। वैष्णव निरीता और अहिंसा का भी संदेश है। वैष्णवों की निरीता का मतलब था निर्दयपन, अहिंसा, सहिष्णुता, इसका वर्णन भी इसके अंतर्गत मिल जाता है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारिक मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। किसकी? पद्मावत की। एक संप्रदाय कौन सा? शिष्टी संप्रदाय का इसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की प्राय सभी धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। विशुद्ध का मतलब बिल्कुल 100% इसमें अवधि भाषा का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये जो मार्क कर रहा हूं वो चीजें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जो अपने कॉलेज के साथी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक चैत्र की भाषाओं का मेल नहीं है, इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में है वो रामचरितमानस में नहीं। रामचरितमानस में अवधि तो है, पर कुछ शब्द और कहीं से लिए गए, अन्य भाषाओं से हैं, परंतु ऐसा इसमें नहीं है। इसमें केवल और केवल अवधि का ही प्रयोग किया गया है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुत कम या नहीं के बराबर है। कौन से? जो संस्कृत के समान है शब्द, उनका प्रयोग यहाँ नहीं के बराबर है।
जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है। कौन सा अलंकार है? हेतु उत्प्रेक्षा। ये आप विशेष में लिख सकते हैं जब आप व्याख्या करें। हेतु उत्प्रेक्षा जो अलंकार है वो जायसी जी का प्रिय है। पियु सो कहू संदेश चढ़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जरी मुई, तेई धुआं हम लाग। है ना? पिया से हे भौरे और हे काग, मेरे प्रिय मेरे प्रेमी रतन सेन से कहना, ये संदेश कह देना उनसे कि सो धनी विरह जरी मुई, जो विरह के अंदर तड़प तड़प के मर जाएगी वो तो धन्य हो जाएगी। उसका कहीं न कहीं धुआं अगर तुम्हें लगे तो पता चलेगा कि तुम्हारी जो विरणी है वो तो समाप्त हो चुकी है और मैं धन्य हो जाऊंगी। जायसी के अतिशोक्तिपूर्ण वर्णों की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अति रंजना नहीं करते, बड़ाई नहीं करते, गहरा भाव बोलो अलग रूप से नहीं करते। अतिशोक्ति के द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसलिए उनकी अतिशोक्ति भी मार्मिक होती है। इन्होंने अतिशोक्ति, हालांकि इसमें अलंकार आ जाएगा कहीं कहीं पे, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने पर अतिशयोक्ति होती है। अतिशय धन उक्ति, अतिशय यानी ज्यादा, उक्ति यानी कहना। देखो ये प्रश्न उसके अंतर्गत आ जाता है, शब्द शुद्धि के अंतर्गत। कहीं पर यूं लिखा मिलेगा आपको अतिशयोक्ति, जबकि ये गलत है। अगर आप इसकी संधि करेंगे तो इस प्रकार की तो संधि होती नहीं है। अतिशय उक्ति थोड़ी होता है, गुण संधि है इसके अंतर्गत। अतिशयोक्ति थोड़ी होता है। अतिशय धनुक्ति होगा, अतिशय होगा। जब यहाँ पे अतिशय में श पूरा आ रहा है तो यहाँ पे आधा कैसे होगा? ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है कि अतिशयोक्ति में जो शंकर का श है, शलजम वाला जो श है वो पूरा आता है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का होगा और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। शब्द शुद्धि में अतिशयोक्ति, अतिशय धन उक्ति, गुण संधि। अब है मंजन। अगला कौन है? मंजन। मंजन ने 1545 में मुदमालती नहीं है, ये मधुमालती है, टाइपिंग मिस्टेक है, मधुमालती की रचना की। तो आपके लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है, मधुमालती की रचनाकार कौन है, तो मंजन हो जाएंगे। कब की? 1545 में। मुदमालती, अरे मुदमालती गलत है, ये मधुमालती है। मधुमालती नाम की अन्य रचनाओं का भी पता चलता है, लेकिन मंजन कृत मधुमालती जायसी की पद्मावत के 5 वर्ष बाद रची गई। तो इसका मतलब जब 5 वर्ष बाद में, तो पद्मावत 1540 में लिखी गई है, याद रखना, ईस्वी में। ठीक है। जायसी ने अपने पूर्ववर्ती सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए जिस मधुमालती का नाम लिया है वह मंजन की रची हुई नहीं है, पूर्ववर्ती ने पहले की। इस ग्रंथ में कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र राजकुमार मनोहर का महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग की कथा है। बस ये आपको याद रखना है। राजकुमारी कौन सी है, कहां की है? राजकुमारी है महारस नगर। राजकुमार कहां का है? कनेसर नगर। राजकुमार का नाम क्या है? मनोहर, नायक का। राजकुमारी का नाम क्या है? मधुमालती। ग्रंथ कब लिखा गया? 1545। किसने लिखा? मंजन ने। रचना, और रचना का नाम क्या है? मधुमालती। मधुमालती, ये आपको ध्यान रखना, बस इतना याद रखना है। इसमें इस प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। प्रेमा और ताराचंद। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती है। वही नायक नायिका को देखता है एवं दोनों के बीच प्रेम पनपता है। देख करके प्रेम शुरू हो जाता है। मंजन ने इस कथा में प्रेम का उच्च आदर्श सामने रखा है ना। एक आदर्शता प्रेम के अंदर क्या होनी चाहिए, उस बात को इसमें दर्शाया गया है, बताया गया है। सूफी काव्यों में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती है। 2 पत्नियां होती है, जिस प्रकार से पद्मावत में नागमती और पद्मावती स्वयं है। किंतु इसमें मनोहर द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतर, जन्म धन अंतर, जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। प्रेम है वो खंडित नहीं है। और संपज्जी सरल
राजस्थान जयपुर के महान व्यंग्यकार जो लिखते हैं कि प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। प्रेम आप रहीम को पढ़िए, मीरा को पढ़िए, तुलसी को पढ़िए, सूर को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा प्रेम क्या है। ठीक है, ये वो उन बड़ी बड़ी बाइकों पर बैठना और पीछे से झूलना, ऐसा लगता है जैसे कोई इच्छाधारी नागिन बदला लेने जा रही है, ये प्रेम नहीं है, ये केवल प्रदर्शन है। और जहां प्रदर्शन है वहां प्रेम नहीं। प्रेम वहां देखने को मिलेगा जब शबरी झूठे बेर भगवान श्री रामचंद्र जी को खिलाती है और मीरा जब कृष्ण के नाम जहर का प्याला पीने के लिए तैयार है। दूसरी ओर जब जटायु हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम में इस प्रकार से अभिभूत हैं कि अपने पंखों का भी उनको भान नहीं रहता कि मेरे पंख काटे जा रहे हैं। वहां प्रेम है, वो प्रेम है साहब। बाकी तो ये सब मोह माया है और क्या है। इस सृष्टि में इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है, जबकि इस्लाम पुनर्जन्मवाद नहीं मानता। इस्लाम नहीं मानता कि दोबारा जन्म होता है, जबकि इसमें बताया गया है पुनर्जन्मवाद। लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है। इसमें मतलब किसमें? मधुमालती में, जो किसने लिखी है? जो दोस्तों मंजन ने लिखी है, मधुमालती में मिलता है। आगे चलते हैं हम। देखत ही पहचाने के तो ही एही रूप जेही चंदरियो मोही देही रूप बूत छपाना एही रूप रब सृष्टि समाना एही रूप शक्ति ओसीयु एही रूप त्रिभुवन कर जीहु एही रूप प्रगटे बहु बेसा एही रूप रंग नरेसा होना चाहिए था, नेरसा। तो ये चीजें हमने आपने पढ़ी। पहली बात, अगर प्रश्न बन जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत कथा का कथानक क्या है, वर्णन कीजिए, तो हूबहू आपको ये लिख देना है 100%। 20 नंबर का अगर आपका प्रश्न आता है तो उसमें आपको 19 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बाय द वे, आप कंपटीशन एग्जाम के लिए मेरी तरह हैं तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि राजकुमार कौन था, नायिका कौन थी, कब लिखा गया, किसने लिखा, किससे संबंधित है। तो ऐसे प्रश्नों को आपने बारीकी से पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं, और ये चीजें आपके 100% काम आएगी। तो आज हमने मलिक मोहम्मद जायसी और मंजन को पढ़ा, और किस प्रकार से ये वीडियो रहा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूं आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।